ओके, सो आप लोग जो है यहाँ पर आ चुके हैं। वेलकम बैक इन दिस सेशन। आज दोस्तों हम लोग काफ़ी चीज़ें और सीखेंगे आपके शेड्यूल के बारे में, P&L शेड्यूल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऑडिट एडजस्टमेंट्स क्या होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस आ रहा है और यहाँ पर आप इसको अमाउंट लिख सकते हैं। अमाउंट कई बार ऐसा होता है कि जो भी यहाँ पर लेजर अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करी हुई है, या कोई भी छोटे मोटे खर्चे हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअली में कहीं और आनी चाहिए थी, किसी और अकाउंट में जाना चाहिए था, या उसको किसी और अकाउंट के साथ दिखाना है, बट जो अकाउंटेंट है, जो कंपनी है, उसने कहीं और दिखाया है, तो उस केस में जो है आप ऑडिट एडजस्टमेंट का कॉलम बनाते हैं। ये मैं ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ जो स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपको कुछ ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट करनी पड़े, तो उस केस में आप जो है यहाँ पर ऑडिटर्स एडजस्टमेंट लिख सकते हैं। ऑडिटर्स एडजस्टमेंट। हमारे केस में क्या है, ऑडिटर एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है। जो ट्रायल बैलेंस है वो बिल्कुल फाइनल ट्रायल बैलेंस है, बट कई बार ऑडिटर एडजस्टमेंट हो सकती है और यहाँ पर फाइनल बैलेंस आ सकता है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कई बार देखो ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से हम लोग P&L आइटम में जाते हैं और P&L आइटम में हमने वैसे तो येलो करके रखा हुआ है। एक काम करते हैं, फ़िल्टर लगा लेते हैं P&L आइटम, और यहाँ पर मैं आपको ऑडिट एडजस्टमेंट सिखाता हूँ। ओके, यहाँ पर नीचे चलिए। लेट्स से यहाँ पर आ रहे हैं कमीशन ऑन एक्सपोर्ट सेल्स। एक्चुअली में ऐसा है नहीं, बट आई एम गिविंग यू अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। मान लेते हैं कि इस कमीशन ऑन एक्सपोर्ट सेल्स में कुछ ऐसा पोर्शन है जो कि सेल्स का पार्ट है। ये आपको ऑडिट के दौरान पता लगता है, व्हेन यू आर चेकिंग द अकाउंट्स, तब आपको पता लगता है इस अकाउंट में कुछ ऐसा पोर्शन रिकॉर्ड हो गया है जो एक्चुअली में सेल्स के साथ आना चाहिए। तो अभी क्या हो सकता है कि आप एक तो करेक्ट करें इस अकाउंट को, नया ट्रायल बैलेंस लें, उसके बेस पर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएं। दूसरा जो है शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि आप अपने ट्रायल बैलेंस को बार बार चेंज ना करें। हावेवर आप यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लेते हैं 50 लाख रुपीज़ का आइटम है जो यहाँ पर आपको रीक्लासीफाई करना है, तो यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें जो है आप कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें क्रेडिट हो गई है। वैसे ये अकाउंट का जो है कमीशन ऑन एक्सपोर्ट सेल्स का डेबिट बैलेंस है, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें 50 लाख की क्रेडिट हो गई है जो एक्चुअली में यहाँ नहीं आनी चाहिए थी, बल्कि सेल्स में अलग से दिखानी चाहिए थी। यहाँ पर गलती से एडजस्ट कर रखी है, ये आपने ऑडिट के दौरान आइडेंटिफाई करा 50 लाख रुपीज़, तो आपने 50 लाख लिख दिया यहाँ पे, और सेम आपने 50 लाख लिख दिया यहाँ पे। तो 50 लाख ऐड हो गए, ऐसे नहीं होएगा। 50 लाख यहाँ पर क्रेडिट होकर ये बैलेंस कम आ रहा है, उसे बढ़ाना था, और यहाँ पर उसे माइनस करना था। तो आप देखेंगे ऑडिट एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट जो है वो ज़ीरो आ रहा है। आपने क्या किया, एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफ़र कर दिया विदाउट रिकॉर्डिंग द सेम इन दी कंपनी अकाउंट्स। या तो आप पहले इसको रिकॉर्ड करें, इस अकाउंट को आप जो है, आप एक काम करें, इस अकाउंट को आप डेबिट करें और ऊपर जो सेल्स का अकाउंट है उसे क्रेडिट करें, नया ट्रायल बैलेंस डाउनलोड करें नई वैल्यूज़ के साथ, और उसके बेस पर जो है आप अपना P&L बैलेंस शीट बनाएं। दूसरा ये होता है कि जो भी आपको दिक्कत लग रही है, जो चीज़ें चेंज होनी चाहिए, उसके लिए आपने एक अलग कॉलम क्रिएट करा, ऑडिटर्स एडजस्टमेंट। और जो भी रीक्लासिफिकेशन है, इसे हम रीक्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, तो आप यहाँ रीक्लासिफिकेशन भी लिख सकते हैं कि कोई दूसरे के साथ क्लासीफाई करना चाहते हो भैया, यहाँ पर नहीं, इसमें कुछ अमाउंट दूसरी जगह पर जानी चाहिए, या पर्टिकुलर हेड जो है वो एक्चुअली में यहाँ पर शो होना ही नहीं चाहिए, किसी ने गलत क्रिएट कर दिया, उसमें गलत अमाउंट डाल दी है, वो कहीं और जाना चाहिए, तो आपने उसको एक्सेल में ही उसकी एडजस्टमेंट कर दी। डेफिनेटली आप इसके पीछे वर्किंग रखेंगे कि भाई ये कैसे अमाउंट आया है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, वो आप ज़रूर अपनी कैलकुलेशंस रखेंगे। बट अल्टीमेटली आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग द सेम इन द कंपनी अकाउंट्स, वो तो अकाउंटेंट बाद में भी कर लेगा, आप अभी इसको यहीं पे करेक्ट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ टोटल देखेंगे तो टोटल यहाँ पर आ रहा है 1,65,50,000, सेम टोटल यहाँ पर आएगा। अगर आप इसको ऐड करें और ऊपर चले जाएं
और इस पर सेलेक्ट करें तो सेम टोटल ये आएगा 1,65,50,000, मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डाल दिया। इससे क्या होगा कि आप जितनी भी रिक्लासिफिकेशंस करनी है वो आप यहाँ पर प्लस माइनस कर सकते हैं और रिक्लासिफिकेशन का नेट इम्पैक्ट जीरो ही रहेगा। बस एक जगह से दूसरी जगह आपने डाला है, दैट्स इट। नाउ व्हेन यू आर मेकिंग दी P&L शेड्यूल और बैलेंस शीट शेड्यूल, तो यहाँ पर जो सम इफ के फॉर्मूले में आपने FF कॉलम लिया है सम के लिए, वो आप FF की जगह पर यानी इस कॉलम की जगह पर आप HH कॉलम लेंगे। ये तब लेंगे जब आपने कुछ रिक्लासिफिकेशन करी है और फाइनल बैलेंस जो है वो आप शेड्यूल में ले जाना चाहते हैं। ये हो गई एक बात, ये ऑडिट में आपको काम आएगी चीज़ें जो मैंने आपको सिखाई है। दूसरी बात ये है कि ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें जो नोट्स टू अकाउंट्स में चाहिए वो आपको डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस से ही मिल जाए। मतलब बहुत सिंपल सा है। लेट्स से कि यहाँ पर नीचे जाइए यहाँ पे, और एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर ऑडिटर रेमुनरेशन आ रही है। हमारा शेड्यूल 3 बोलता है कि आपको ऑडिटर्स रेमुनरेशन इन कैटेगरीज में बतानी है कि ऑडिट फीस का कितना मिला, टैक्स ऑडिट फीस का कितना मिला, टैक्सेशन सर्विसेज का कितना मिला, अदर सर्विस का कितना मिला, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस कितने हैं। इन कैटेगरीज में बांट के आपको बताना है। अब जब मैं यहाँ पर जाता हूँ टैली में लेट्स से, और यहाँ पर अगर मुझे ऑडिट का कुछ मिलता है, लेट्स से मैं अगर ऑडिट लिखता हूँ यहाँ पे तो कोई आइटम नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पर देखता हूँ ऑडिट, अगर किसी अकाउंट का नाम ऑडिट आ रहा है तो ये जो है सिर्फ दो ही आपके जो है हेड्स आ रहे हैं, दो ही अकाउंट बने हुए हैं, एक है ऑडिट एक्सपेंस, एक है ऑडिट फीस। तो इसका मतलब अकाउंटेंट ने शेड्यूल 3 के हिसाब से जो है अकाउंटिंग नहीं करी है। शेड्यूल 3 के हिसाब से यानी कि जो बाइफर्केशन चाहिए उसको अलग अलग अकाउंट्स में ही दिखाना, वैसा नहीं करा है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सारी चीज़ें जो है एक साथ दिखा दी है ऑडिट फीस में। यानी जो भी हमारे ऑडिटर हैं उनको जितना भी पैसा जाता है वो सारा उन्होंने एक ही अकाउंट में डाल दिया है, दैट इज़ ऑडिट फीस। पर आपको तो पता है कि शेड्यूल 3 में आपको इनका बाइफर्केशन शो करना ज़रूरी है कि भैया ये टोटल जो 3.5 लाख रुपए ऑडिट फीस के हैं ये एक्चुअली में ऑडिट फीस के नहीं है, इसमें कुछ टैक्स ऑडिट फीस है, कुछ अदर सर्विसेज भी हैं, वो सारी अमाउंट क्या है वो आपको देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा डिटेल्स दिखानी है तो उसके लिए हम ये इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट से मांगेंगे। तो मैनेजमेंट से इन्फॉर्मेशन मांगने के बाद जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या ये इन्फॉर्मेशन, वो है 60,000, 40,000, 1,49,781। मैनेजमेंट ने बताया कि टैक्स ऑडिट फीस इतनी है, टैक्सेशन सर्विसेज के इतने पैसे हैं, अदर सर्विसेज के इतने पैसे हैं। जो अगर हम अलग अलग अकाउंटिंग करते यानी टैक्स ऑडिट फीस का अलग अकाउंट बनाते, टैक्सेशन सर्विस का अलग अकाउंट बनाते, अदर सर्विस का अलग बनाते, तो डायरेक्टली सम इफ के फॉर्मूले से उठकर आता। क्योंकि एक ही अकाउंट में सब कुछ डाल दिया, बट शेड्यूल 3 बोलते हैं आपको अलग अलग बाइफर्केशन देनी है, तो हमें उसकी बाइफर्केशन शो तो करनी पड़ेगी ना। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ काम जो है आपका मैनुअल भी आ जाता है, नॉट ऑल, पर कुछ चीज़ें आ जाती है जो आपको बतानी अलग से पड़ती है। तो जैसे ही आप यहाँ पर डालेंगे, आप करीब करीब 2,49,781 देखो नीचे आ रहा है। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं जो ट्रायल बैलेंस से चीज़ें फिगर्स उठकर यहाँ आई है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेट हो गई, ज़्यादा हो गई। उसे करेक्ट करना पड़ेगा कि ये जो 3.5 लाख रुपए आपका आया है पूरा ऑडिट फीस, इसमें से 60,000 किसी और चीज़ के हैं जो अलग से हमने ऑलरेडी दिखा दिए, 40,000 किसी और चीज़ के हैं, 1,49,781 किसी और चीज़ के हैं। तो अल्टीमेटली ऑडिट फीस का बैलेंस आएगा 1,290,000। तो इस वे में आपने यहाँ पर क्या करी, मैनुअल एडजस्टमेंट करी, पहले फॉर्मूले से लिया और ये इंश्योर करा आपने। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, क्लास में बताया था कि सारे P&L के आइटम कवर हो गए हैं। तो आपने इंश्योर कर लिया, ट्रायल बैलेंस मैच करता है, टोटल 0 आ रहा है, P&L के आइटम P&L के शेड्यूल में आ गए हैं। अब जो चीज़ें मिसिंग है या जो चीज़ें आपको अलग से शो करनी होती है या आपको उसका बाइफर्केशन दिखाना होता है बट दिया नहीं हुआ है, उसे आप फॉर्मूले के तरीके से ऐसे लिख रहे हैं कि भैया ये 3 चीज़ें अलग दे रखी है और जो टोटल आपको पता है ऑडिट फीस का 3.5 लाख, उसमें जितना जितना ये है सर्विसेज उसे आपने माइनस कर लिया। तो आपने जो है फॉर्मूला भी लगे रहने दिया और जो मैनुअल एंट्रीज है वो भी आपने इसमें कर ली है। इसी तरह जो है हम एक बार जो है फाइनल जो हमने बना रखी है ऑलरेडी, या आप यूँ कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट से हमें सारी डिटेल मिली है वो डालने के बाद जो हमारे पास चीज़ें यहाँ पर आई है उसे हम कंपेयर करते हैं जितना हमने ऑलरेडी काम कर लिया है। तो यहाँ देखते हैं, मैच करते जाएंगे। 7,65,000, 18,48,00,000। उसके बाद ये तो आपने मैनुअली डिटेल शो करी है, इसका कोई लिंक तो है नहीं अकाउंट से। सिमिलरली सॉफ्टवेयर डिटेल्स की आपने सिर्फ डिटेल शो करी है। फिर यहाँ पर है एक्सपेंस रीइंबर्समेंट।
297, 38, 113,318, 29,433, 311,527 और यही सारी डिटेल आ रही है। बट कई बार होता है ना कि इसका कुछ पोर्शन जो है कहीं और अलग से दिखाया जा रहा है, तो आप उस पोर्शन को अलग जगह दिखाएंगे और यहाँ पर वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कि भैया ये पोर्शन जो है कहीं और पे गया है, इसका टोटल अमाउंट में से कुछ पोर्शन कहीं और हमने रिक्लासीफाई किया है। ये वही बात हो गई कि आपने लोन लिया हुआ है 10 लाख रुपए का, बट जब हम बैलेंस शीट का शेड्यूल देखेंगे तो उसमें लोन को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में दिखाना होता है। या आपने प्रोविजन का अकाउंट तो एक ही बनाया है, पर उसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्रोविजन अलग से शेड्यूल्स में दिखाने होते हैं। तो जब आप समिफ लगाएंगे तो डेफिनेटली प्रोविजन का अमाउंट जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं एक जगह पर ही शो करोगे। फिर जो उसमें से शॉर्ट टर्म है, ये अगर आपने शॉर्ट टर्म में शो किया है, उसमें से जो लॉन्ग टर्म है वो आप मैनुअली जो है चेक करेंगे इसमें से कितना है और उसे मैनुअली एंटर करेंगे। मैनुअली एंटर करने से क्या होगा कि आपका इन्फ्लेट हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस शेड्यूल में आया है वो इन्फ्लेट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो आप ये देखेंगे कि अच्छा ये टोटल प्रोविजन उठकर इतना आ रहा है, माइनस जो मैंने मैनुअली कैलकुलेट करके यहाँ डाला है, शॉर्ट टर्म में दिखाया है, वो माइनस कर देता हूँ, तो रिमेनिंग जो है मेरा लॉन्ग टर्म रहेगा। तो ऐसी एडजस्टमेंट आप करते रहते हैं और फिर जो है आपकी फाइनल बैलेंस शीट और पीनल तैयार होते हैं। जो मैंने स्टेप बताया वो आपको हमेशा ही करने होंगे, तभी आप जो है एक बेहतर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाएंगे, मतलब एक्यूरेट चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाएंगे। एक्यूरेट का मतलब कि उसमें कोई भी लूप होल ना निकले, जो भी आप काम करें सारी चीज़ें मैच करें। परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स हैं, फिर इसकी डिटेल शो करी है, डेफिनेटली आप इस डिटेल को भी वेरीफाई करेंगे। जब भी मैं कहता हूँ कि आप मैनेजमेंट से लेकर डाल देंगे, तो अगर आपका काम सिर्फ डालने का है तो आप डालेंगे, बट अगर आप ऑडिटर हैं तो डेफिनेटली आप चेक करेंगे कि ये जो डिटेल्स आ रही है ये रिटर्न से मैच करती है। जीएसटी रिटर्न्स वगैरह उसमें कैटेगरी वाइज दिखाया है तो उससे आप मैच करेंगे, रेट वाइज दिखाया है, इस रेट के प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब मैच कर रहे हैं इससे। अकाउंटिंग में जो है बाइफरकेट करके जो नरेशन वरेशन आ रही है, जो लेजर्स वगैरह बनाए हैं या कोई रजिस्टर वगैरह बनाए हैं, उसमें भी प्रॉपर डिटेल्स आ रही है इस 18 लाख की, 1 करोड़ की, 56 लाख की, वो आप चेक करेंगे अगर आप ऑडिट डिवीजन में है तो। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो इतना ही है। राइट, क्लोजिंग इन्वेंट्री की डिटेल भी आ गई है। ये भी आप जब इन्वेंट्री की वेरिफिकेशन करेंगे, इफ यू आर इन ऑडिट, तो आप ये सारी चीज़ें चेक करेंगे, इनकी वैल्यूएशन भी इवन चेक करेंगे। देन इज द एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। $10 करोड़, 8 लाख, 31 लाख। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स एंड डिलेड पेमेंट ऑफ TDS। ठीक है, उसके बाद इसे मैच कर लेते हैं। तो आप इसको देखिएगा, तो आप यहाँ देखेंगे मैच करके कि 52, 84, 1,82, 1,63, 47, 2,70, 3,24, 66 आ गया, 1467, 1467, 28, 50, 16, देन 699,707, ये भी मैच हो रहा है। यहाँ पर कुछ दिक्कत है लीगल एंड प्रोफेशनल फीस में, आप देख सकते हैं हमने जो है वो दिखाया है 28 लाख, जो सीधा समिफ के फॉर्मूले से आ रहा है। यहाँ पर जो है वो दिखाया गया है 26 लाख, और उसका कारण क्या है आप देखेंगे यहाँ पर जो है ऊपर आप देख सकते हैं C155 माइनस करा हुआ है। तो C155 क्या है आप देखेंगे यहाँ पर, C155 वो है अदर सर्विसेज। ओ माय गॉड, यानी कि मैंने जो भी कैलकुलेशन करी उसमें मैंने माना कि जो ऑडिट फीस आ रही है उस ऑडिट फीस में टैक्स ऑडिट फीस, टैक्सेशन सर्विसेज उस अकाउंट में और अदर सर्विसेज का पैसा इंक्लूडेड है। पर एक्चुअली में जब ऑडिटर चेकिंग करते हैं, ये सारा ऑडिटर को ही पता होता है, जब वो चेकिंग करते हैं तब उन्हें पता लगेगा कि अच्छा ऐसा नहीं है, जो ऑडिट फीस का लेजर बना हुआ है, अकाउंट बना हुआ है, उसमें ऑडिट फीस के साथ, स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस के साथ टैक्स ऑडिट की फीस और टैक्सेशन सर्विसेज ही आ रही है, राइट। और बाकी जो ये अदर सर्विसेज हैं जो अलग से दिखानी है, ये किसी और लीगल प्रोफेशनल हेड के साथ आ रही है। तो लीगल प्रोफेशनल फीस में आप टोटल दिखा रहे हैं भाई इस लेजर में इतना आ रहा है, बट यू नो कि इसमें से कुछ पोर्शन ऐसा है जो ऑडिटर को पे करा है, जो अलग से डिस्क्लोजर जाता है उसको अलग से दिखाना होता है, जिसकी अमाउंट 1,49,781 है, जो आपने ऑडिट के दौरान चेक करी होगी। मैनेजमेंट आपको बताएगी कि भैया इतना पैसा है अदर सर्विसेज का जो ऑडिटर को दे रहे हैं, जो लीगल प्रोफेशनल हेड में आ रहा है। तो आप डेफिनेटली उसको करेक्ट करेंगे, डेफिनेटली आप उसको करेक्ट करेंगे। कैसे करेक्ट करेंगे ये देखिए, ऑडिटर रेम्यूनरेशन जो है उसमें आप ये हटाएंगे कि ठीक है ये 3,50,000 था, जिसमें इतना इतना पैसा ऑडिट फीस और टैक्स ऑडिट फीस और टैक्सेशन सर्विस का था, वो आपने रिमूव कर दिया और उनको अलग से मैनुअली शो कर दिया।
तो आपका सारी चीज़ें मैच रहेगी। दूसरा, कुछ ऑडिटर को अदर सर्विसेज दी गई है जो समिफ के फॉर्मूले से नहीं आ रही, बट यू नो कि एक्चुअली में कौन से लेजर में जा रही है, वो है लीगल प्रोफेशनल फीस में। ये जब आप लेजर स्क्रूटनाइज करेंगे तब पता लगेगा, सिर्फ ट्रायल बैलेंस देख के नहीं पता लग सकता है। तो आप इसमें से माइनस कर देंगे ताकि चीज़ें मैच रहे। आपने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया तो कहीं ना कहीं से माइनस तो करना पड़ेगा ना, सो दैट योर थिंग्स आर मैच्ड, ऑल द थिंग्स आर मैच्ड। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद 4,10,000, फिर 14,17,000, 2,93,000, 25,00,000, 11,28,000, 49,000, 5,636, 724, देन 2.5 लाख। फिर आपने मैनुअली शो करा है, बट आपने अप्रोप्रिएट जगह से उसको हटा दिया जिसमें ये फिगर्स आ रही थी, इंक्लूडेड थी, और ऐसे कर कर आपने जो है इसे भी चेक कर लिया है। तो ये जो है आपका फाइनली आप कह सकते हैं P&L का शेड्यूल तैयार हो गए हैं, जिसमें जो जो क्लासिफिकेशन चाहिए या तो आप एग्जैक्टली अपने टैली के अकाउंट्स में ही ऐसा करें, यहाँ पर ही शो करें आप कि यहीं पर आप जो है एक यहाँ पर एक लाइन क्रिएट कर लें और ऑडिट फीस में यहाँ पर लिखें टैक्सेशन सर्विसेज, ऑडिट रीक्लासिफिकेशन में यहाँ पर अमाउंट डाल दें, यहाँ से माइनस कर दें, तो आपका सब कुछ ऐसे तैयार होगा कि समिफ के फॉर्मूले से ही पूरा का पूरा जो है शेड्यूल बनकर तैयार हो जाएगा। बट कई बार वैसा नहीं किया होता, आप चाहें तो मैं आपको वैसा करके दिखा सकता हूँ। वैसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको सिखा देता हूँ वैसा करने के लिए क्या करना होगा। जो आज हमने काम किया ऑडिट रिक्लासिफिकेशन का, वो मैं आपको फॉर्मूले के थ्रू भी सिखाता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं अदर एक्सपेंसेस हैं, इसमें लीगल प्रोफेशनल फीस आ रही है, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ऑडिट रीक्लासिफिकेशन कर लिया। ये आप करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, जिससे आपको मैनुअल एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। और ये आपका आ गया फाइनल अमाउंट। ठीक है जी। यहाँ पर मैं गया लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंस, लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंस, ये करीब करीब यहाँ पर आ रहा था 26 लाख रुपीज़ का। आप देख सकते हैं 26 लाख समथिंग का आ रहा है, आई थिंक 26 लाख प्लस ये दो का सम आ रहा होगा समय फॉर्मूले से, आप देख सकते हैं लीगल प्रोफेशनल फीस का। तो ये टोटल आ रहा है पेरोल प्रोसेसिंग चार्जेस एंड प्रोफेशनल चार्जेस। मैं कहता हूँ कि इसमें कुछ अमाउंट अदर सर्विसेज की इंक्लूडेड है, 1,49,781, कुछ अमाउंट इंक्लूडेड है जो यहां से होनी चाहिए माइनस, और यहां पर होनी चाहिए प्लस। तो आप इसको डालेंगे लीगल प्रोफेशनल हेड में, या फिर जो भी हेड आपने ऑडिट फीस के लिए रखा है उस हेड में आप डालेंगे। P&L आइटम रहने वाला है लीगल प्रोफेशनल, और यहाँ पर आप डाल देंगे अदर सर्विसेज टू ऑडिटर, और इसको आप हाईलाइट कर देंगे। हाईलाइट करके लिख देंगे कि ये जो अकाउंट है ये आपने सिर्फ क्रिएट करा है, एक्चुअली में टैली में नहीं है, क्रिएटेड फॉर शेड्यूल 3, नॉट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है जी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पर इसको प्लस कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा दोस्तों कैसे मैंने एक नई एंट्री क्रिएट कर ली है जो एक्चुअल ट्रायल बैलेंस में था भी नहीं। हालांकि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे इसको मार्क करके ज़रूर यहां पर लिखना चाहिए इस पूरी लाइन को कि ये जो पर्टिकुलर लेजर है ये नॉट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है जी, क्रिएटेड फॉर शेड्यूल 3 प्रेजेंटेशन। तो ऐसे मैंने यहाँ पर शो कर दिया। अब इससे क्या होगा, यहाँ पर डेफिनेटली कंपनी के अकाउंट्स में तो ऐसा कोई लेजर एग्जिस्ट भी नहीं करता है और 0 रुपीज़ पर भी आ रहा है, बट मैंने यहाँ पर एडजस्टमेंट करी और लीगल प्रोफेशनल में जो अदर सर्विसेज का खर्चा आ रहा था, डेफिनेटली ऑडिटर की अदर सर्विसेज आप यहाँ लिख सकते हैं, ऑडिटर की अदर सर्विसेज
हालांकि यहाँ पर मैं डैश अदर सर्विसेज लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर सम इफ का फॉर्मूला लगाना है, और ऐसे कर जो है आप यहाँ पर फाइनल बैलेंसेस लिख देंगे। तो टोटल कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 28 लाख। उसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे टोटल कितना आएगा, तो आएगा, इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर 0 लिख दीजिए, 28 लाख सेम रहेगा। अब ये चीज़ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं 0 को, यहाँ भी आप 0 लिखकर कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, ये भी कॉपी कर जो है आप ऊपर तक पेस्ट कर सकते हैं और नीचे तक जो है पेस्ट कर सकते हैं। इसको टोटल में अगर आप देखेंगे तो ये भी टोटल 0, ये भी 0, यानी प्लस माइनस से इम्पैक्ट हट गया और फाइनल बैलेंसेस आपके पास आ गए हैं। तो यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा जो है मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। पहला तो ये वाला मॉडिफिकेशन, दूसरा ऑडिट फीस आपको सर्च करना पड़ेगा कहाँ पर है। तो ये ऑडिट फीस आ गया, लाइन आप इंसर्ट कर देंगे और सेम चीज़ यहाँ पर पेस्टेड रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। P&L का आइटम रहेगा बिल्कुल, लीगल प्रोफेशनल रहेगा बिल्कुल। ऑडिट फीस जो है, ऑडिट फीस डेफिनेटली आप चाहें तो ऑडिट फीस में ही लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जी। हालांकि इसको हाईलाइट कर लिख दीजिए, ये एक्चुअली में जो अकाउंट है आपके, ये आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आ रहे हैं। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे भैया देखिए कि टैक्स ऑडिट और टैक्सेशन सर्विसेज जो हैं उसकी अमाउंट इस 3.5 लाख में इंक्लूड हो रही है, तो वो आपको माइनस करनी पड़ेगी, जो कि है 1 लाख रुपीज़। और यहाँ पर आप डाल देंगे 60,000, 40,000, तो ये आपका टोटल आ जाएगा 3.5 लाख। यहाँ भी तीनों का टोटल आ रहा है 3.5 लाख। अब आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब आप यहाँ पर FF की जगह पर HH लिख सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ा नहीं, बस मेरे साथ पेस्ट करते जाइए और देखते जाइए क्या फ़र्क पड़ रहा है। पेस्ट 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 और पेस्ट। पेस्ट, अच्छा माइनस का साइन लग गया, उसको आप हटा दीजिए। ये भी पेस्ट कर दीजिए और इसमें एक क्लोजिंग स्टॉक भी आपका होगा, तो उसे भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, करेक्ट, उसे आप अलग से शो करेंगे। इससे ये हो गया कि जो भी आपको शेड्यूल 3 के हिसाब से बाइफर्केशन चाहिए वो आपने ट्रायल बैलेंस में ही बाइफर्केशन क्रिएट कर ली, बट यू हैव मार्क दैट थिंग एज अ सेपरेट अकाउंट नॉट अवेलेबल इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जस्ट क्रिएटेड दैट बाइफर्केशन, क्योंकि एक अकाउंट में टोटल अमाउंट आ रही है, आपको उसका बाइफर्केशन चाहिए, उसको अलग अलग से आप शो करना चाहते हैं। तो कितना अलग अकाउंट में आना चाहिए था कायदे में, अकाउंटेंट ने नहीं करा, वो भी आपने शो कर दिया। मैं इसको सिर्फ पेस्ट कर रहा हूँ, आप देखेंगे पेस्ट करने से क्या क्या होगा, सारा चीज़ जो है ऑटोमेट हो जाएगा। ये देखिए, आई एम जस्ट पेस्टिंग इट। और लीगल प्रोफेशनल देखो, पहले जो था एडजस्टमेंट के साथ आ रहा था, यानी टोटल -C55, और जब मैंने सिंपल पेस्ट करा नया फार्मूला, ऊपर वाला फार्मूला कॉपी करके पेस्ट करा, तो ऑटोमेटिकली उतना ही अमाउंट आया। ये शीट में अपलोड कर दूंगा ताकि आप भी देख पाएँ कि ऑडिट रीक्लासिफिकेशन से कैसे करना है। तो ये आपका होमवर्क है कि आप ऑडिट रीक्लासिफिकेशन जो है वो कॉलम क्रिएट करें, और जैसा मैंने सब कुछ ऑटोमेट करा है वैसे आप काम करें। और डेफिनेटली आपका अगर एक क्लाइंट का बन गया तो आप उसी फॉर्मेट को जो है बाकी क्लाइंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे कर क्या हो गया, पूरा ऑटोमेट हो गया। जो मैंने यहाँ मैनुअल एडजस्टमेंट आपको दिखाई वो करनी पड़ रही थी, क्योंकि एक अकाउंट में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी जिसको शेड्यूल 3 के हिसाब से अलग शो करना होता है, वो आपने ट्रायल बैलेंस में ही ऐसा एडजस्टमेंट कर दिया ऑडिट रिक्लासिफिकेशन का बनाकर कि फाइनल अमाउंट जो है वो ऐसी अमाउंट है जिससे आप डायरेक्टली जो है शेड्यूल में सम इफ का फॉर्मूला लगाकर ड्रैग कर सकते हैं, और 100% चीज़ें जो है टैली होगी, कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। अब जो आपको फाइनल P&L बनाना है उसमें डेफिनेटली सम इफ का फॉर्मूला नहीं लगता है, उसमें आप शेड्यूल से इन्हें लिंक करते हैं, जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तो आप यहाँ जाएंगे और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो शेड्यूल आ रहा है उसकी टोटल अमाउंट से आप लिंक कर देंगे।
फिर है अदर इनकम, तो आप इक्वल टू का साइन डालेंगे और अदर इनकम जो आ रही है नीचे उसके टोटल से लिंक कर देंगे। अगर आप कंट्रोल प्लस जो ब्रैकेट ओपन है उसे प्रेस करेंगे तो ये आपको वहीं पर ले जाएगा जहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स गिवन है। सिमिलरली परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, नोट नंबर 21, देन चेंज इन इन्वेंट्री। ये पूरा फॉर्मेट शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है, मैंने खुद नहीं बनाया है, गूगल पे मिल जाएगा फॉर्मेट, सिर्फ उसको एक्सेल में क्रिएट किया है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन जो आपको मिलेगा फिक्स्ड एसेट के शेड्यूल से, राइट। ये ट्रायल बैलेंस का अमाउंट आ रहा है, इसी को आप पिक कर सकते हैं डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस से या शेड्यूल से, एक ही बात है। उसके बाद है आपका अदर एक्सपेंसेस, और ये है आपका प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट। करेक्ट, तो ये आपका आ गया टोटल एक्सपेंसेस। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद आपको जो है टैक्स एक्सपेंस यहाँ पर जो है माइनस करने हैं, जो डेफिनेटली उसका आपने अलग से शेड्यूल नहीं बनाया है, बट आपको इतना पता है कि अगर आप यहाँ पर P&L सेलेक्ट करें और P&L में यहाँ पर आप अगर कलरिंग हटा दें तो यहाँ पर कुछ जो है टैक्स का पोर्शन आएगा। आप जो है हमारी फाइनल P&L में देख सकते हैं कितना टैक्स का अमाउंट हमने लिंक करा है। तो ये है आपका 6 लाख का डेफर्ड टैक्स है और आपका 24 लाख का जो है करंट टैक्स है। 6 लाख का है आपका डेफर्ड टैक्स, तो डायरेक्टली आप P&L में लिंक कर रहे हैं इक्वल टू, अच्छा पहले आप करंट टैक्स लिंक कर रहे हैं, फाइनल वाले कॉलम से ही लिंक करिएगा, सारी चीज़ें फाइनल कॉलम से लिंक है। और क्योंकि ये P&L में अब यहाँ पर आ गया तो इसको भी आप येलो कर सकते हैं, ठीक है जी। हाँ, येलो आपने डेफिनेटली F कॉलम किया है, कॉरस्पॉन्डिंगली H कॉलम को कर दीजिएगा। मैट एंटाइटलमेंट कुछ है नहीं, डेफर्ड टैक्स भी है आपका 6 लाख के करीब, और उसके बाद आपका जो है प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट भी है कुछ, वो अलग से आप शो कर रहे हैं टोटल में। और ऐसे कर कर जो है आपका देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स से जब टैक्स एक्सपेंस माइनस होगा सारा का सारा, और ये टैक्स एक्सपेंस में जो है प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट आ रही है जी, ये टैक्स एक्सपेंस का पार्ट है। वैसे प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट होती तो यहाँ आती, बट टैक्स कंपोनेंट में कुछ प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट हो रही है तो वो यहाँ पर शो करी गई है। तो यहाँ तक की बात अगर आपको क्लियर है तो उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अर्निंग पर शेयर जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आना चाहिए। ये सेपरेटली कैलकुलेट करी जाती है और P&L में जो है इसको हम पेस्ट कर देते हैं अर्निंग पर शेयर। तो कॉपी इट, पेस्ट इट, राइट, एंड पेस्ट स्पेशल। तो इसकी कैलकुलेशंस में करनी नहीं दिखा रहा, जहाँ भी आपने कैलकुलेशन करी होगी अर्निंग पर शेयर की, जिसका अलग नोट है। और डेफिनेटली आप ये जो हमने नोट्स बनाए हैं P&L में जितने आते हैं या बैलेंस शीट में जितने आते हैं, उसके अलावा भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ और बहुत सारे और नोट्स लगते हैं, लाइक कंटिजेंट लाइबिलिटी, लाइक रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, और बहुत सारे और डिस्क्लोजर्स आते हैं। बट उस नोट्स का P&L और बैलेंस शीट से कोई लिंक नहीं है। वो सारे नोट्स जो है वो एडिशनल यहाँ पर आप ऐड कर देते हैं, और वो नोट्स जो है 1, 2, 3 जितनी डिस्क्लोजर चाहिए वो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। उसका ट्रायल बैलेंस से, P&L शेड्यूल और P&L से कोई लिंक नहीं होता है। तो ऐसे कर जो है आपने P&L तैयार कर लिया है, और ये पूरा का पूरा जो है लिंक्ड फॉर्म में बना है। यानी कि आप कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो शेड्यूल में चले जाएगा, F5 दबाकर एंटर करेंगे वापस आ जाएगा, ऐसे जाएंगे तो यहाँ पर अदर एक्सपेंस आएगा, इसमें क्या क्या है वो भी आएगा। इसके बाद यहाँ पर ऐसे करेंगे तो पता लगेगा अच्छा ट्रायल बैलेंस के कौन से हेड से जो है कौन से अकाउंट्स जो है वो इसमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो सारी चीज़ें आपने इंटरलिंक कर P&L पूरा तैयार कर लिया है। जैसे आपने करंट ईयर का किया वैसे ही आप पिछले साल का भी कर सकते हैं, पिछले ट्रायल बैलेंस से। तो इसी के साथ जो है आपका एक मॉड्यूल कंप्लीट हो गया है P&L का, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम फिक्स्ड एसेट का शेड्यूल हो गया या बैलेंस शीट का शेड्यूल हो गया वो हम डिस्कस करेंगे, एंड देन योर दिस पर्टिकुलर कोर्स विल बी कंप्लीट। अगर आपको इसमें वैल्यू एडिशन लगती है तो आप डेफिनेटली जो आपके पीयर्स हैं और लोग हैं उन्हें आप ज़रूर इनवाइट करें
क्योंकि ये स्किल ऐसी है जो सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, सभी कॉमर्स स्टूडेंट्स को आनी चाहिए। मैंने जो है इस डेटा को अपलोड किया है, रॉ डेटा अपलोड करा है, ब्लैंक भी डेटा अपलोड करा है, उसे आप डाउनलोड करिए, मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, खुद से पूरा का पूरा जो है बनाइए, तभी आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ये सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन है, इसके बाद तो फाइनेंशियल मॉडल वगैरह भी जो है वो क्रिएट करे जा सकते हैं, जिसका सेपरेट कोर्स मैं ज़रूर लॉन्च करूंगा। और जिन्होंने एक्सेल का कोर्स लिया उन्हें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मिलेगी। तो अगर आप कहीं भी फॉर्मूले में अटक रहे हैं, भैया ये सम इफ कैसे लगा, सम इफ्स भी होता है, वी लुकअप कैसे लगा दिया, कैसे आप लिंकिंग कर लेते हैं, कैसे आप फटाफट फिल्टर वगैरह लगा लेते हैं, कैसे आप एक्सेल पे अच्छी तरह से काम कर लेते हैं, उसके लिए मैंने एक्सेल का कोर्स ऑलरेडी बनाया है, जिसका सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा ऑन कंप्लीशन। और उसमें केस स्टडीज़ भी हैं और इंडस्ट्री में जो जो चीज़ें ज़रूरत होती है फ्रॉम स्क्रैच, वो आपको जो है हमने सिखाया हुआ है। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।